नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 19 सितंबर 2023 एंड यस, करंट अफेयर्स के एनालिसिस का डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले जो हम लोग न्यूज़ देखने वाले हैं वो हम लोग ऑफ कोर्स आसाम ट्रिब्यून से बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे आसाम ट्रिब्यून के कल के न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे जहाँ पे मत्स्य परिपुष्टि के बारे में न्यूज़ था। नाउ आपको पता है दैट राष्ट्रीय पोषण माह जो है वो ऑफ कोर्स इस महीने हर एक जगह पालन किया जाएगा और उसी के रिलेटेड है ये न्यूज़ जहाँ पर बोला जा रहा है दैट स्कूल में जो मिड डे मील्स मिलता है ना, उसमें बच्चों को स्मॉल फिश के पाउडर को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ये काम करेगा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट के तहत। देखो, आपको तो पता ही है ना दैट हम लोग ये स्कूल में जो मिड डे मील्स प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं बच्चों को? जिससे उनकी सेहत बनी हुई रहे, जिससे वो लोग स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो जाए, है ना, जिससे उनके शरीर में प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पहुंच पाए, जिससे क्या वो मैलनरिश ना हो सके, है ना। क्योंकि आज का जो बच्चा है वही तो कल का फ्यूचर है हमारा, ठीक है। तो उसमें अभी एक नया इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मिशन परिपुष्टि के अंडर, दैट इज स्मॉल फिश के पाउडर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इनके खाने में। क्यों? क्योंकि स्मॉल फिश के पाउडर में जो है रिच है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कैल्शियम ले लो, आयरन, जिंक, विटामिन ए, B12, विटामिन डी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इन सब में बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं, जो कि ऑफ कोर्स बच्चों को भी काफी ज्यादा फायदा करेगा। तो ये मिशन जो परिपुष्टि है ये सपोर्ट किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और फंड किया जा रहा है अपार्ट प्रोजेक्ट के अंडर। और यस, ये जो इनोवेटिव स्कीम है, इनिशिएटिव है, इसका मेन एम यही है दैट कैसे बच्चों, वैसे बच्चे जो क्या 3 से 10 साल के अंडर में बच्चे लाई करते हैं, उनके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को कैसे इंप्रूव करना है। और न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को अगर इनके इंप्रूव कीजिएगा, कैसे कर पाओगे? ऑफ कोर्स इनकी डाइट में डाइवर्सिटी को इंश्योर करो, है ना, जिससे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट को इंटेक कर सके, वही करो। और इस इनिशिएटिव के अंदर तो यही तो हो रहा है, राइट। सो मिशन याद जरूर रखना दैट मिशन परिपुष्टि किसके लिए है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहां पे बात करेंगे नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के रिलेटेड। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ज्वाइन किया है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पोर्टल, जो क्या सर्व करेगा हमारे देश का, दैट इज हमारे देश का नेशनल रिपोजिटरी, जिससे कोई भी केस रिलेटेड डेटा हो फ्रॉम कोई भी कोर्ट्स इन द अक्रॉस द कंट्री, सबके डेटा इसमें अपलोड किए जाएंगे। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने वाला है जिसको क्रिएट किया गया अंडर द ई कोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये सर्व करती है एज अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस जो क्या कंटेन करेगी इंफॉर्मेशंस। किस चीज के इंफॉर्मेशंस भाई? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अलग अलग हाई कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्रीज में जो वेरियस जजमेंट्स, वेरियस ऑर्डर्स, वेरियस चीजें पास की जाती है, उसके हर एक केस के केस डिटेल्स, वो सब कुछ इस नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड में रहेगा। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड ये पार्ट है हमारे देश के ई कोर्ट प्रोजेक्ट का और यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको डेवलप किया गया किसके द्वारा? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और ऑफ कोर्स और कोलैबोरेट तो करना ही पड़ेगा हमारे रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट के कंप्यूटर सेल के अंडर, उनके साथ तो कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो ये नहीं कर सकता है। बट यस, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इनके साथ मिलकर ये बनाया। और इसकी सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, यस, इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं टू द केस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स, ईयर वाइज ब्रेकडाउन सुप्रीम कोर्ट के केसेस के रिलेटेड हमें प्रॉपर्ली मिल सकता है। और यही नहीं, इससे इन्हांस की जाएगी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन। यही नहीं, प्रॉपर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग की जा सकती है और ऑफ कोर्स रिसोर्स डिप्लॉयमेंट को भी ज्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक सर्टिफिकेट, दैट इज OIML, स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड। द हिंदी में ये क्यों न्यूज में आया था पता है? क्योंकि इंडिया ने अचीव किया है एक डिस्टिंक्शन, और इस डिस्टिंक्शन के साथ इंडिया दुनिया में 13th ऐसी कंट्री बन गई है जो क्या ऑथोराइज कर सकती है टू इशू इंटरनेशनली एक्सेप्टेड दिस OIML, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट्स। ये अकॉम्प्लिशमेंट कहीं ना कहीं इंडिया को अलाउ कर रहा है दैट इंडिया जो है अभी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर बन सकती है वेइंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो, पहले भी थी, बट क्या था ना, पहले प्रॉब्लम ये था दैट ये जो कोई भी वेइंग या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाती थी उसको टेस्ट जो है विदेशों से करवाया जाता था, ठीक है। अब क्योंकि हमारे देश में ही टेस्ट हो सकता है तो ऑफ कोर्स उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचना तो इजी हो जाएगा ना,
है ना, इससे क्या हमें फॉरेन करेंसी कमाएंगे, राइट। सो यही OIML दैट इज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में अगर बात करें, ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1955 में स्टैब्लिश किया गया था। और पता है इंडिया ने एक साल बाद 1956 में ही इसका मेंबर बन गया था। और इसके इन टोटल कितने सारे मेंबर्स हैं, 63 मेंबर स्टेट्स है और 64 कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स हैं इसके। इंडिया ने जो ये एक्सक्लूसिव ग्रुप ज्वाइन किया गया है, इसी के साथ जैसे कि मैंने बोला 13th कंट्री इंडिया वर्ल्ड वाइड बन गई है, जिससे कि अभी इंडिया इन अप्रूवल सर्टिफिकेट्स को इशू भी कर सकती है। और इसके साथ साथ कौन कौन ऐसे कंट्रीज है जिनको ये ऑलरेडी पहले से इस ग्रुप एक्सक्लूसिव ग्रुप में थे, उसमें थे ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चाइना, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम्स, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्लोवाकिया, ये सब सारे कंट्रीज है। और अभी 13 जो है वो इंडिया बन गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डाउन टू अर्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहां पे हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट के बारे में, जो क्या रिसेंटली अप्रूव किया गया यूरोपियन पार्लियामेंट के अंडर, राइट। तो ये जो लेजिस्लेशन है जो कि यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में पास किया गया, तो यस इसका एम क्या है, इसका एम है दैट अभी तक जो यूरोपियन यूनियन का रिलायंस है ना चाइना के ऊपर क्रिटिकल मिनरल्स के रिलेटेड, उसको रिड्यूस करना है ना। क्योंकि आप देखिएगा क्रिटिकल मिनरल्स एक ऐसे मिनरल्स है ना जो कि बहुत कम देशों में इसके ऊपर पॉलिसीज बनाए, जिसमें इंडिया ने भी रिसेंटली 30 अराउंड मिनरल्स को रिकॉग्नाइज भी किया था, अगर आपको पता होना चाहिए, है ना, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में। तो ये देश क्यों इन मिनरल्स को रिकॉग्नाइज करे, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा, कोई भी देश के लिए इंपॉर्टेंट है उनके स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव के लिए। जैसे स्ट्रैटेजिकली हम किन किन फ्रंट में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप देखिए ना, मिलिट्री फ्रंट में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, यस। हम इलेक्ट्रिसिटी फ्रंट में आगे बढ़ना चाहते हैं, यस एब्सोल्युटली, क्यों नहीं, राइट। सो यस वही बोला गया दैट ग्रीन टेक्नोलॉजीज में ले लो, डिफेंस सेक्टर में ले लो, कार बैटरीज, विंड मिल्स, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, हर एक चीजों में कुछ कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, अगर वो मिनरल्स नहीं है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। और यूरोपियन यूनियन की अगर देख लीजिएगा, मिनरल्स के क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर 199% निर्भरता जो है चाइना के ऊपर था। बट अभी जो ये लेजिस्लेशन लाया गया, ये क्या करेगा, ये उनके निर्भरता को रेगुलेट करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं दैट यूरोपियन यूनियन का निर्भरता चाइना के ऊपर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नहीं, मैं बोल रहा हूं दैट ये रेगुलेट करेगा, जिससे यूरोपियन यूनियन में एटलीस्ट जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिनसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैन्युफैक्चर की जाती है, उनका सिक्योर और सस्टेनेबल सप्लाई बना हुआ रहे। यूरोपियन यूनियन देखेगी दैट सिर्फ चाइना के ऊपर जो 99% निर्भरता है उसको घटाने की कोशिश करेगी और डाइवर्सिफाई करेगी इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते दैट उसमें इंडिया एक स्वीट स्पॉट में देखने को मिल रहा है, यस एब्सोल्युटली। प्रोसेसिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना है अलोंग द वैल्यू चेन, वो सब चीजें बोली जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द हिंदू का, ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो क्या एथिकल पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे बोला गया बैनिंग ऑफ ब्लू पैड्स। देखो चूहे को पकड़ने के लिए ना ऐसी पैड्स बनाई जाती है, बट इससे मुझे पता है नुकसान क्या होता है। सोचो आपने रात को ये पैड किचन में रखा हुआ है, रात को चूहा फंस भी गया है ना, और अगर वो फंस गया तो आप क्या करोगे, इस पैड को ले जाकर चूहा को फेंक दोगे ना जंगल में कहीं पर भी, डस्टबिन में, यही तो करोगे। अब चूहा क्या उस चीज को फाड़ के बाहर में निकल सकता है, नहीं ना। जब नहीं निकलेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे चूहा मर जाएगा। और कैसा मर रहा है, वो भी दर्दनाक मौत दे रहे हैं हम लोग उसको, जिसमें उसको खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, वो भूख के मारे मर जा रहा है बेचारा, तरप तरप के मर जाएगा, समझ लो। इसीलिए 2011 से ही एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो है सरकार से गुहार लगा रही थी दैट प्लीज इनके जो ये जो ब्लू पैड्स हैं इनके मैन्युफैक्चर, सेल और यूज को बैन करो रोडेंट का। अरे दूसरे मेथड से आप इनको पकड़ो ना, बट ये तो बिल्कुल अत्याचार हो रहा है। आपको खुद सोचना, मैं अगर आपको हाथ बांध पैर के बांध कर रख दूं कहीं पर, कोई खाना पीना कुछ नहीं दूं, वो क्या अत्याचार ना हुआ, उससे इंसान तो मर जाएगा ना। तो ग्लू पैड्स वही बोला जा रहा है, दीज आर कंसीडर क्रूअल मेथड्स ऑफ किलिंग रोडेंट्स, क्योंकि एनिमल इसमें ट्रैप हो जाता है स्ट्रॉन्ग ग्लू, और धीरे धीरे स्टार्वेशन और एक्सट्रीम पेन को सहते सहते बेचारा मर जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पीआईबी का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि यहां पे बात करेंगे हम लोग शांति निकेतन के बारे में। जी हाँ, शांति निकेतन को फाइनली यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज
साइट दे दिया गया है। शांति निकेतन एक रेनाउंड यूनिवर्सिटी है जो क्या वेस्ट बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, शांति निकेतन। इसी के साथ इंडिया का ये 41 वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है शांति निकेतन, जो क्या वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये देखो, ये वेस्ट बंगाल इस बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के इस वेरी पोजीशन में ये लोकेटेड है। और यस, एफर्ट जो था ना शांति निकेतन को रिकॉग्नाइज करवाने का, वो 2010 से ही चालू था, बट फाइनली ये हुआ है। शांति निकेतन की अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, यस 1862 में रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिताजी थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने सिनिक बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है उसको इन्होंने स्पॉट किया था और डिसाइड किया था दैट यहां पर हम लोग एक आश्रम को एस्टेब्लिश करेंगे जिसको नाम दिया गया शांति निकेतन। शांति निकेतन इसका मतलब क्या होता है? अबोर्ड ऑफ पीस, शांति निकेतन, एक ऐसा रीजन जहां पे पीस ही पीस है। जी हाँ, इसकी अगर एजुकेशनल लीगेसी की भी अगर इस रीजन की बात करें तो 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लैंड में एस्टेब्लिश किया था एक स्कूल विच इज बेस्ड ऑन ब्रह्मचारी आश्रम मॉडल, और इस स्कूल का नाम बाद में रखा गया विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो एजुकेशनल लीगेसी भी हमारे देश का है ये। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने स्पॉट किया, प्रपोज किया था शांति निकेतन को, जिससे इसको इंक्लूड किया जाएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिससे इम्फेसाइज किया जा सके ह्यूमन वैल्यूज को, आर्किटेक्चर, आर्ट, टाउन प्लानिंग, लैंडस्केप डिजाइन जो कि यहाँ पे है। और आर्कियोलॉजिकली भी इस रीजन को प्रिजर्व किया गया बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो यही मेक श्योर करती है ना कोई जो इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट है उसको रिस्टोर कैसे किया जाए, राइट। तो यस, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में अगर जनरली हम लोग डिस्कस करें तो यह एक ऐसा प्लेस होता है जिसको ऑफ कोर्स यूनेस्को के द्वारा लिस्ट किया जाता है, और यूनेस्को ऐसे वैसे कोई भी प्लेस को लिस्ट नहीं करेगी, वो प्लेस स्पेशल कल्चरल एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका होना चाहिए। In fact, the list of World Heritage Site is maintained by International World Heritage Program, जिसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, और ये इम्बॉडी करता है, मतलब ये इम्बॉडी है एक इंटरनेशनल ट्रीटी में, इट इज कॉल्ड कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, जिसको अडॉप्ट किया गया था बाय इन 1972। उसी ट्रीटी के अंडर फाइनली बेसिकली हर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। इंडिया में अगर टोटल देखोगे हर एक स्टेट्स के जितने सारे आपके रिकॉग्नाइज्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसे बिहार में देख लोगे तो आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा, उसके बाद महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, सिक्किम का कांचनजंगा नेशनल पार्क, राइट। वही आसाम में काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वैसे ही वेस्ट बंगाल में एक तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, नॉर्थ वेस्ट बंगाल, सॉरी सिक्किम में कंचनजंगा, वेस्ट बंगाल में अगर देखोगे दो है, एक सुंदरबन नेशनल पार्क और एक शांति निकेतन। तो ये सब चीजें कुछ चीजें अगर आप चाहे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। देखो, आपको अगर मेंस का एग्जाम दोगे ना, मेंस का सिलेबस में आप देखना ऐसे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजीज जो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये भी तो एक टेक्नोलॉजिकल इंपेडिमेंट ही, मतलब इंपेडिमेंट तो नहीं बोलूंगा, एक सोर्स है जिसके थ्रू हम लोग एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इनहांस कर सकते हैं। ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है यूनिफाइड पोर्टल ऑन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, और वो पोर्टल का नाम क्या है? www.upag.gov.in। ये जो इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है, इसको डिजाइन किया गया था जिससे रिवॉल्यूशनाइज किया जा सके डेटा मैनेजमेंट को हमारे देश में। इनफैक्ट इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में डेटा मैनेजमेंट को क्योंकि देखो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है ना जहां पे गवर्नेंस बहुत ज्यादा चैलेंज है, और गवर्नेंस कोई भी सेक्टर में क्यों चैलेंज आता है? क्योंकि सरकार के पास डेटा नहीं है। बट अभी जो ये पोर्टल बना है, इससे क्या होगा? रियल टाइम, रिलायबल और स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिलेगी, जिससे वेरियस स्टेक होल्डर्स एम्पावर्ड होंगे और मतलब रिस्पॉन्सिबल और एफिशिएंट एग्रीकल्चर पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल में उतारा जा सकता है। तो ये पोर्टल जो है किन किन चैलेंजेस को एड्रेस करेगा? ये वैसे चैलेंजेस को एड्रेस करेगा जैसे एग्रीकल्चर के डेटा का कंपाइलेशन एक जगह नहीं था, उस चीज को कंपाइलेशन अगर एक जगह हो तो कहीं ना कहीं जो पहले स्टैंडर्डाइजेशन लैक कर रहा था वो नहीं होगा, वेरिफिकेशन प्रॉपर होगा, राइट, डिस्पर्शन, डिफरेंट अपडेट्स, फ्रीक्वेंसीज, ये सब कुछ होंगे। डेटा स्टैंडर्डाइजेशन अगर हो जाएगा तो अनडाउटेडली अपने रिपोर्ट्स भी जो ज्यादा रिफाइंड रिपोर्ट्स होंगी। क्यों? क्योंकि हम लोग डेटा को प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हैं,
राइट। इनफैक्ट ये हम पार्ट बोल सकते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि अभी G20 में काफी ज्यादा न्यूज में था, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग ग्रोथ को हार्नेस करेंगे, ट्रांसपेरेंसी ले आएंगे, कैसे, इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपरली इस्तेमाल करके। और ये कहीं ना कहीं इनिशिएटिव अलाइन करता है हमारे ई गवर्नेंस प्रिंसिपल के रिलेटेड, और इसका एम क्या है, टू इनहांस द डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग फॉर पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, स्टेक होल्डर्स इन एग्रीकल्चरल डोमेन। नेक्स्ट हम लोग ये हिंदी को बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अनामुडी शोला नेशनल पार्क के बारे में। अनामुडी शोला नेशनल पार्क, इसका लोकेशन क्या है, देखो ये वाला कुछ लोकेशन है, ठीक है, अनामुडी शोला नेशनल पार्क का, ठीक है। न्यूज में क्यों था, क्योंकि मुन्नार वाइल्ड लाइफ डिवीजन जो है इदुक्की में, उन्होंने सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म किया है अनामुडी शोला नेशनल पार्क का एक एरिया जिसको कहते हैं पझासोट्टम एरिया, ठीक है। तो इनको उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है फ्रॉम अ बर्न्ट आउट लैंड जिसको फिल्ड किया गया था विद बाय एक्सोटिक ट्री स्पीशीज इनटू अ लश 50 हेक्टेयर फॉरेस्ट। कुछ कुछ ऐसी स्पीशीज जिसको बाहर से इंट्रोड्यूस किया जाए ना, जो कि उस रीजन के स्पीशीज को के रिसोर्सेज को नहीं जीना दे, उनको एक्सोटिक स्पीशीज बहुत समय हम लोग बोलते हैं, राइट। नाउ ये जो है एक इको रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ही तो है, क्योंकि आप टेक्निकली वहां पे उस रीजन में आप रिस्टोर कर रहे हो, कौन सा, क्या इकोलॉजी को रिस्टोर कर रहे हो, और उस इकोलॉजी को रिस्टोर करके आप मेक श्योर कर रहे हो दैट पहले की तरह जो नॉर्मल लश ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एग्जिस्ट करे वो चीज करे, राइट। सो यस, ये एक इको रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है जिसको कैरी आउट किया जाता है विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत जो जो एक्सोटिक स्पीशीज है, राइट, उसको रिमूव कर दिया जाता है और मेक श्योर किया जाता है जो नेचुरल ग्रासेस है, वहां के जो नेचुरल ट्रीज है, उनको फिर से इंट्रोड्यूस किया जा सके। और पता है इस इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट से फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा हो रहा है दैट वहां पर जो पहले बहुत सारे जो एनिमल्स थे, जैसे बाइसन ले लो, वाइल्ड एलिफेंट्स ले लो, वो वहां पे रिटर्न कर रहे हैं। पहले नहीं देखा जाता था, जब ये एक्सोटिक स्पीशीज थे ना, तब ये सब नहीं आते थे। इनफैक्ट बहुत सारे बर्ड स्पीशीज जैसे नीलगिरी पिपित, वो भी रेगुलरली इस स्पॉट को विजिट करता हुआ हमको दिख रहा है। ये प्रोजेक्ट को ऑफ कोर्स इस प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा फायदा अलग भी है, जैसे वहाँ पर जो नेचुरल स्ट्रीम्स है वो धीरे धीरे फिर से रिवाइव कर रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा था ना, अगर कोई भी रीजन में आप अलग से बाहर से लाके कोई एक्सोटिक स्पीशीज वहाँ पे लगा रहे हो, तो वो क्या होता है, बहुत समय उस रीजन में जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको पूरा चूस के पी लेता है। अभी क्या है ना दैट वहाँ पर जो हम उसको हटाकर जो नेचुरल ग्रासेस अगर वहाँ पे प्लांट कर रहे हैं ना, इससे फायदा क्या हो रहा है दैट उतना ज्यादा पानी नहीं पी रहा है, मतलब वहां पर जो नेचुरल स्ट्रीम पहले एग्जिस्ट करता था वो फिर से वहां पर रिवाइव कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है, इससे वाटर सिक्योरिटी इंश्योर हो रहा है डाउन स्ट्रीम एरियाज में। यही नहीं, एक इको डेवलपमेंट कमिटी जिसका निर्माण किया गया था हरित वसंतम के अंडर, इसको भी फॉर्म किया गया था, और ये कहीं ना कहीं इन कमिटी के अंडर ही इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कैरी फॉरवर्ड किया गया। और इस कमिटी में लोकल रेजिडेंट्स का भी उतना ही भागीदारी था जो कि हम लोगों ने देखने को मिला था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैग्नेटो टेल के बारे में, क्योंकि एक रीसेंट स्टडी में पता गया था दैट चंद्रयान 1 मिशन हैज सजेस्टेड द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर। और कहा जा रहा है दैट इस चंद्रयान मिशन के थ्रू हम लोगों ने डिकोड कर पाया दैट मून के सरफेस में जो वाटर है ना, वो कहीं ना कहीं अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर के कारण है। अब अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर तो आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी में जियोमैग्नेटिज्म तो आप लोगों ने सब पढ़ा ही होगा, राइट। क्योंकि अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा है तो 3 थ्योरीज है उसमें, एक थर्मल कन्वेक्टिव करंट थ्योरी है पहला वाला, दूसरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और तीसरा मैग्नेटिक एनोमली कॉन्सेप्ट। मैग्नेटिक एनोमली कॉन्सेप्ट में शायद आपने पढ़ा होगा अर्थ का भी जियोमैग्नेटिज्म होता है। अब अर्थ का जो जियोमैग्नेटिज्म के कारण क्या होता है ना, दैट सोलर विंड जो है वो अर्थ को डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। और जियोमैग्नेटिज्म कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। और जो इस साइड में देखोगे ना, इस साइड में देखो ये एक टेल आपको दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं मैग्नेटो टेल। और यही न्यूज में था, क्योंकि कहा जा रहा है दैट मून जो है बहुत समय इस रेंज में आ जाता है, और इस रेंज में ही रिसर्चर्स कुछ चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं दैट रिसर्च इंडिकेट्स कर रहा है दैट इलेक्ट्रॉन्स इन आवर अर्थ प्लाज्मा शीट है ना, जो क्या ट्रैप्ड हमारे मैग्नेटोस्फेयर में है, वो एक रोल पैदा कर रहा है इन वेदरिंग प्रोसेस ऑफ द लूनर सरफेसेस। मतलब उसके कारण लूनर सरफेस में वेदरिंग हो रहा है, समझ रहा है, इस रीजन के कारण लूनर प्रोसेस सरफेस में वेदरिंग हो रहा है, ऐसा बोला जा रहा है ना। और द स्टडी बिल्ड्स अपॉन प्रीवियस रिसर्च, प्रीवियस
भी ऐसे रिसर्च की गए थे जहां पे पाया गया था दैट अर्थ के जो इस मैग्नेटोटेल है, ये वाला मैग्नेटोटेल रीजन है, ये वाला हुआ मैग्नेटोटेल रीजन, रुको मैं इसको मिटा दूं तब ऑटोमेटिकली फिर से समझोगे, देखो ये वाला हुआ मैग्नेटोटेल रीजन, राइट, इसमें देयर आर एविडेंसेस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे आयरन को रखकर देखा गया आयरन रस्ट कर रहा है। रस्टिंग कैसे पॉसिबल है भाई, समझ लो बात। तो ये सब अभी देखो, अभी तो ये स्टडी स्टेजेस में, आने वाले समय में और भी चीजें हम लोग डिकोड कर सकते हैं, बट अभी आपको याद रखना पड़ेगा दैट मैग्नेटोटेल कौन सा पोर्शन होता है, राइट। नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।